मतलबी प्यार चैप्टर 1 ब्रोकन हार्ट। अंधेरे कमरे के एक कोने में बैठी जैन के दिमाग में जेसन और सैरन की एंगेजमेंट की तस्वीरें घूम रही थी। वह पिछले 1 घंटे से अपने घुटनों में मुंह छिपाए बस रोए जा रही थी। इतनी देर से रोने की वजह से उसकी सांसें अटकने लगी। उसके लिए जैसे सांस मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे कर जैन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि जैन पूरी तरह बेहोश होती, उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला और उस आवाज के साथ किसी ने उसके कमरे में कदम रखा। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर जैन ने गहरी सांस लेकर एक झटके से अपनी आंखें खोली और घुटनों से मुंह बाहर निकाल कर सामने दरवाजे की ओर देखने लगी। उस अंधेरे कमरे में जैन को साफ कुछ नहीं नजर आया सिवाय एक साए के जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह उसे देखकर कुछ बोलती या कोई सवाल करती, उसने उसे जमीन से पकड़कर अपनी गोद उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक हुए उस किस से जैन बुरी तरह घबरा गई। वह कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थी। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। वह उस शख्स की गर्म सांसों से घुटन महसूस कर रही। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। अपनी रुकती हुई सांसों को महसूस कर अगले पल जैन सदमे से बाहर निकली और उसने सामने वाले शख्स को पूरी ताकत से धक्का दे दिया, पर उसके धक्के का सामने वाले शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने जैन को और मजबूती से पकड़कर पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। जैन ने बहुत कोशिश की कि वह खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद कर सके, पर उसकी बाहें उतनी ही मजबूती से उसकी तरफ बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उसके होठों से लेकर उसके कपड़ों तक पहुंच गई। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाती, चरख की आवाज के साथ ही उसकी वाइट ब्यूटीफुल ड्रेस साइड में गिर पड़ी। जैन के शरीर में सिवाय उसके इनर कपड़ों के कुछ भी नहीं था। उसका खूबसूरत शरीर किसी गुड़िया की तरह उस शख्स के आंखों के सामने था। जैन का इतना खूबसूरत शरीर देखकर एक पल को उस शख्स को खुद यकीन नहीं हुआ। उसने बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर अगले ही पल उसके पूरे शरीर को किस करना शुरू कर दिया। काफी देर तक किस करने के बाद अचानक वह रुक गया। उसने अपने हाथ में गिरे आंसू की बूंद को देखकर जैन के चेहरे की ओर देखने लगा। उस अंधेरे कमरे की हल्की रोशनी में जैन चेहरे को देख उसकी तेज सांसें थम सी गई। अंधेरा होने की वजह से उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, पर जैन की खूबसूरत आंसुओं से भरी आंखों को देख उसे देखता रह गया। चारों तरफ अंधेरा होने के बावजूद वह जैन की आंसुओं भरी आंखों में सब कुछ देख पा रहा था। जैन की आंखों में उसे उसकी बेबसी, उसका डर सब साफ नजर आ रहा था। जैन को दर्द में देख उसने झटके से उसे अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त से आजाद कर दिया और बेबसी से अपना हाथ जोर से विंडो के शीशे पर दे मारा। उसके मुक्के की आवाज से शीशे का एक टुकड़ा जमीन पर जा गिरा। सामने वाले शख्स को ऐसे देख जैन सदमे की हालत में सहमी हुई वहीं के वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि वह इस हालत में कहां भागे। वह वहां से दूर भागना चाहती थी, पर उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह एक कदम चल सके। जैन ने कुछ देर बाद हिम्मत कर चलने की कोशिश की, पर लड़खड़ा कर सामने रखी टेबल पर गिर पड़ी। जैन के गिरने की आवाज से वह शख्स एक बार फिर उसकी तरह मुड़ गया और उसके करीब आकर एक झटके से जैन को नीचे से उठाकर विंडो की साइड में रखे उसे टेबल पर बिठा दिया। जैन ने डरते हुए विंडो से आ रही रोशनी में उस शख्स की ओर देखा तो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में एक अजीब सा नशा था। उसका चेहरा तो उसे नहीं दिखाई दिया, पर टूटे हुए विंडो के उस हिस्से से आ रही रोशनी में उसका आधा शरीर उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसके एब्स और गर्दन के उस हिस्से में चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घायल किया हो। उसे इस हालत में देख जैन डर से उसकी ओर देखे जा रही थी, जबकि वह शख्स नशे की हालत में था। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। ड्रग्स का उस पर इतना गहरा असर था कि वह होश में ही नहीं था। वह आधी बेहोशी की हालत में जैन को पागलों की तरह किस करना शुरू किया। फिर ना उसे जैन की चीखें सुनाई दी, ना जैन की दर्द भरी आवाज। बाहर चल रहे लाउड म्यूजिक के शोर में जैन की चीखें, उसकी आवाज सब कहीं गुम सी हो गई थी। घंटों बाद फिर एक बार उसी शोर ने जैन को वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। उस आधी बेहोशी और दर्द की हालत में उसकी आंखों के सामने कुछ घंटों में हुई सारी बातें एक एक कर घूमने लगी। 1 hour before। लॉन के एक कोने में खड़ी जैन आंसुओं से भरी आंखों से सामने की ओर देखी जा रही थी। सामने स्टेज पर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े उस कपल को देख जैन बार बार आंखें बंद कर उस हकीकत को झुठलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उस लड़की की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। Jenny, will you marry me? Yes, Jason, I will. You don't know, I was waiting for this proposal for so long. Finally, you proposed me. I love you so much, Jason. जैन आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। जैन के ख्यालों में रिंग लिए घुटनों पर बैठे जेसन की आवाज गूंज रही थी। वह खुद के ख्यालों में खोई हुई हाथ आगे कर खड़ी थी, जब तक कि उसे सामने से आती आवाज ने प्रेजेंस में लाकर ना खड़ा कर दिया।
सामने से आ रही आवाजें सुन जैन ने जैसे ही आंख खोल कर देखा तो उसके सामने ना जेसन था ना ही कोई रिंग। एक बार फिर हकीकत जैन को रुला गई। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका जेसन किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है। जैन ने उस सच पर यकीन करने के लिए आंखें मीचते हुए फिर एक बार सामने की ओर देखा, शायद इस उम्मीद से कि सब झूठ हो, पर सामने स्टेज पर खड़े जेसन को रिंग पहनाते देख जैन की आखिरी बची उम्मीद भी खत्म हो गई। जैन की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह किसी स्टैच्यू की तरह सामने स्टेज की ओर देख रही थी, जहां और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का प्यार जेसन था, जो उसकी ही सौतेली बहन सैरन का हाथ पकड़े खड़ा था। और सैरन की उंगली में आज वही रिंग थी जिस रिंग को पहनने के सपने जैन बचपन से देखती आई थी, और उसी रिंग को पहनाने के प्रॉमिसेस ना जाने कितनी बार वह जेसन के मुंह से सुनती आ रही थी। पर आज जब पहनाने का वक्त आया तो वहां उसकी जगह कोई और खड़ा था, और वह रिंग उसके हाथों के बदले किसी और के हाथों में थी। सामने स्टेज पर जेसन और सैरन को एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों देख जैन की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से गिरता एक एक आंसू इस वक्त उसके हालात, उसकी बेबसी को बयान कर रहे थे। जैन ने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर उसके लिए और एक पल वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वह मुश्किल से खुद का रोना रोककर अपने रूम की तरफ दौड़ गई। जैन इस वक्त बुरी हालत में थी। वह बिना अपने आसपास देखे बस रूम की तरफ दौड़े जा रही थी, यहाँ तक कि उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसके सामने सीढ़ियाँ थी। वह सीधे सीढ़ियों से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। यह सब इतना सडनली हुआ कि कुछ पल के लिए तो जैन ब्लैंक हो गई, पर जब थोड़ा होश आया तो बड़ी मुश्किल से उठकर लड़खड़ाते हुए कमरे में जाकर बंद हो गई। जैन अपने रूम में आते ही घुटनों के बल जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो पड़ी। उसके पैरों से अब भी खून बह रहा था, पर उसे जैसे कोई होश ही नहीं था। वह अपने घुटनों में मुंह छिपाए रोते हुए सवाल करने लगी, Why did you do this to me, Jason? Why did you leave me alone? Didn't you promise me you will take care of me? You promised me stay with me, you will marry me, but now you don't even remember me. Why? जैन दर्द से चिल्लाते हुए जेसन से सवाल कर रही थी, पर अफसोस कि उसके सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। वह जिससे सवाल कर रही थी वह तो उसे कब का भुला चुका था। ना तो उसे जैन याद थी, ना ही उससे किए अपने प्रॉमिसेस। उसके लिए तो अब जैन सिर्फ उसकी फ्योसे सैरन की सौतेली बहन थी, और जिससे उसकी चहेती सैरन नफरत करती थी। सैरन की जैन के लिए नफरत देख और सैरन की झूठी बातों में आकर जेसन भी उससे नफरत करने लगा था। जो जैन कभी जेसन की जिंदगी हुआ करती थी, आज वह उसके लिए अजनबी बन गई थी। एक मंथ पहले हुए उस एक्सीडेंट ने जैन की जिंदगी में जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। CH2A cruel incident. उस रोज हुए एक्सीडेंट के बाद जब जैन को होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी। उस एक्सीडेंट से जैन को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर जेसन बुरी तरह घायल हुआ था। उसे एक हफ्ते बाद जाकर होश आया। इतने दिन तक जैन ने बेसब्री से जेसन का इंतजार किया, उसके जल्दी होश में आने के लिए हजारों प्रेयर की। शायद उसकी ही प्रेयर्स का कमाल था कि जेसन को एक हफ्ते बाद होश आ गया था, पर उसके होश में आते ही एक सच ने जैन की जिंदगी में सब बदल कर रख दिया। उस दिन जेसन को खुद को अजनबीपन से देखता देख जैन की धड़कनें रुक सी गई थी। उसने घबराते हुए डॉक्टर से सवाल किया, और डॉक्टर ने उसे जो कहा उसे सुन वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। डॉक्टर के कहे अनुसार जेसन के ब्रेन में गहरी चोट लगने से उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई थी, और साथ ही वह जैन को पूरी तरह भूल चुका था। जेसन के मेमोरी लॉस होने की हकीकत जैन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसकी तो पूरी दुनिया जेसन के आसपास घूमती थी, और उस दिन एक पल में उसकी पूरी दुनिया, उसका ख्वाब सब एक साथ टूटकर बिखर गया था। जैन की जिंदगी में जेसन के सिवाय कोई नहीं था जो उससे हमदर्दी रखता था या उसका ख्याल रखता। एक जेसन ही था जो उसे बचपन से प्रोटेक्ट करता आया था, पर उस एक्सीडेंट के बाद जेसन भी उसे भूल चुका था। यह सदमा जैन के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जेसन की याददाश्त के साथ साथ अपना परिवार, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ हो चुकी थी। उसके लिए वह लम्हा किसी मौत से कम नहीं था। जैन खुद उस हकीकत को बहुत वक्त के बाद एक्सेप्ट कर पाई थी। उसने बहुत कोशिश की जेसन को सब कुछ याद दिलाने की, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। जेसन को कुछ भी याद नहीं आया, उल्टा वह जैन के इस तरह की बातों से इरिटेट होने लग गया। एक्सीडेंट के कुछ दिन के बाद ही हालात और भी बदतर होते चले गए, और एक एक कर जैन की रही सही खुशियां, उसका सब कुछ बर्बाद होते चला गया। यहाँ तक कि इस मुश्किल हालात में जेसन की फैमिली ने भी जैन को किसी दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। वैसे तो जेसन की फैमिली कभी भी जैन को पसंद नहीं करती थी, और नापसंद करने का कोई खास कारण भी उनके पास नहीं था। उन्हें तो बस अपने इकलौते बेटे का जैन जैसी अनाथ लड़की से शादी करने का सपना देखना गवारा नहीं था। इसीलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाकर जैन को जेसन की जिंदगी से निकाल फेंका, और वहां पर सैरन को लाकर खड़ा कर दिया। सैरन जैन की सौतेली बहन थी और मिसेज क्लारा की प्रीसियस डॉटर। सैरन बाहरी दुनिया के लिए एक प्रिंसेस थी, जो कि वेल बिहेव्ड एंड ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी थी, और शायद सैंग्विम सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में पहले नंबर पर भी थी। जबकि जैन का हाल इससे उल्टा था।
जैन जब 2 साल की थी तो उसकी मॉम लीना टेलर की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के एक ही साल बाद उसके डैड मिस्टर स्मिथ ने सैरन की मॉम मिसेज क्लारा टायसन से शादी कर ली। क्लारा टायसन ग्रुप के बॉस मिस्टर जोजेफ टायसन की बेटी थी और उनकी इकलौती वारिस। मिसेज क्लारा से शादी के बाद जैन के डैड मिस्टर स्मिथ ने उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उनके ही घर शिफ्ट हो गए। उस घर में आने के बाद जैन की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। वह कब अपने घर की राजकुमारी से दूसरों के घर नौकरानी में बदल गई उसे खुद भी नहीं पता था। जैन की जगह अब सेरन ने ले ली। उसके डैड उसकी जगह सेरन का ख्याल रखने लगे। जैन जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब पहली बार जेसन से मिली थी। जेसन की फैमिली उसके सामने वाले बंगलो में रहने आई थी। जेसन फैमिली टायसन फैमिली से कहीं ज्यादा अमीर थी। शायद यही वजह थी कि जैन की सौतेली मॉम और बाकी सब घर वाले जेसन की फैमिली को बहुत तवज्जो देते। जैन को जेसन के अमीर होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो जेसन के रूप में एक दोस्त मिल गया था। वहां शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद जेसन और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद से तो जब भी जैन को घर में डांट या मार पड़ती वह जेसन के गले लगकर रो लेती और जेसन भी उसका हमेशा सपोर्ट करता, उसके आंसू पोंछता, कई बार उसे इन हालातों से बचाता भी। जेसन की पावरफुल फैमिली की वजह से मिसेज क्लारा उसे कभी नहीं रोकती, उल्टा उसके आते ही जैन के साथ अच्छा ट्रीट करने लग जाती। हालांकि मिसेज क्लारा को जैन का जेसन के आसपास होना मंजूर नहीं था। वह हर वक्त सेरन को उन दोनों के दरमियान ले जाती, पर बावजूद इसके जैन और जेसन के बीच में गहरा प्यार था, इसीलिए सेरन और उसकी मॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जेसन और जैन की अपनी ही अलग दुनिया थी, चाहे स्कूल हो या घर। जैन हमेशा जेसन के आसपास रहती। जैन की लाइफ में वह सब कुछ था। उसकी जिंदगी सिर्फ उसके आसपास घूमती थी। हर दिन मिसेज क्लारा और सेरन के टॉर्चर सहने के बाद भी जब जेसन से मिलती तो सब कुछ भूलकर मुस्कुरा देती थी। जैन सेरन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती उसके पुराने कपड़ों और घर के सारे कामों के बीच कहीं ढक सी जाती और जैन खुद भी अपने आप को दुनिया के सामने खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं करती, यहाँ तक कि वह खुद यह कोशिश करती कि लोग उसे ना देखे। जैन को खुद को खूबसूरत दिखाने की चाह कभी नहीं थी। उसके लिए तो सिर्फ जेसन उसका सब कुछ था और जेसन को भी वह हर हालत में भी पसंद थी। जेसन को जैन की सादगी पसंद थी और अक्सर जेसन उससे कहा करता था कि वह कभी भी खूबसूरत ना दिखे, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता कि उसके सिवाय कोई और उसे उस नजर से देखे। जेसन की बातों और शायद कुछ हालातों का ही असर था कि वह खूबसूरत होने के बाद भी खुद को छिपाए रखना पसंद करती। जैन जितनी बड़ी होती गई वह और भी खूबसूरत होती चली गई, यहाँ तक कि सेरन भी जब जैन को बिना उसके भद्दे मेकअप और पुराने भद्दे कपड़ों के देखती तो जल जाती और हर वक्त उससे वह भद्दा मेकअप लगाए रहने पर मजबूर करती और धीरे धीरे जैन को ये सब की आदत भी सी हो गई। जैन जेसन और उसकी यादों को समेटे अंधेरे कमरे घुटनों मैं अपना चेहरा छिपाए रोते जा रही थी। आज उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। वह सेरन और उसकी सटेप मॉम की साजिशों के आगे वह बुरी तरह हार गई थी। उसने बहुत कोशिशें की थी कि जेसन की याददाश्त वापस आ जाए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जैन की कोशिश हर बार सबूत पर आकर अटक जाती और जैन के पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं था। सबूत होता भी कैसे? सारे सबूत तो सेरन और उसकी मॉम ने पहले खत्म कर डाले थे, इसलिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचा था जो कि यह साबित कर पाता कि वह और जेसन एक दूसरे से प्यार करते थे। उल्टा सारा ने तो जैन पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसने जानबूझकर जेसन का एक्सीडेंट करवाया है और कुछ झूठी गवाह इकट्ठे कर उसके परिवार वालों के सामने साबित भी कर दिया। जैन ने बहुत कोशिश की कि वह जेसन को सब सच बता पाए, पर उसने भी सेरन की झूठी बातों पर यकीन कर जैन का सच झुठला दिया। जैन सेरन के झूठ आगे बुरी तरह हार गई और इन्हीं कुछ घंटों में उसका सब कुछ खत्म हो गया। बचपन से लेकर अब तक जिस जैन ने जिस जेसन के सहारे अपनी जिंदगी जी थी वह अब किसी और का हो चुका। जैन के लिए जेसन के बिना रहना मुश्किल था। वह उसके बिना रहने के ख्याल से ही पूरी तरह पैनिक हो रही थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल होते जा रहा था। वह उस अंधेरे कमरे में घुटन सी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी सांसें रुक जाएंगी। जैन आंखें बंद कर गहरी सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, पर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। इससे पहले कि जैन पूरी तरह बेहोश होकर गिरती, उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक तेज शोर के साथ अंधेरे कमरे में किसी ने कदम रखा। किसी के आने की आहट सुन जैन ने लंबी सांस लेकर झटके से अपनी आंखें खोल दी और अपने घुटनों से बाहर मुंह निकालकर सामने दरवाजे की ओर देखने लगी, पर उसे वहां सिवाय धुंधलेपन के कुछ नजर नहीं आया। इससे पहले कि जैन कुछ समझ पाती किसी ने उसे जमीन झटके से उठा लिया और उसकी एक चीख के साथ सब कुछ ब्लैंक हो गया। CH3 टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जैन घंटे भर जमीन पर उसी हालत में बैठी रही। उसे जैसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। वह खामोशी सी अपने आप में कुछ तलाश रही थी।
उसकी हालत इस वक्त एक अधमरे इंसान के जैसे थी। वह होश में तो थी पर कुछ भी सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वह बस आधी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था पर दिल में हो रहे दर्द के एहसास के आगे उसके शरीर में हो रहा दर्द जैसे उसे महसूस होना बंद हो गया था। करीब 1 घंटे बाद जैन ना जाने क्या सोचकर अचानक से लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई और दीवार के सहारे से वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई और खुद को पागलों की तरह साफ करने लगी। ना जाने कितनी देर तक वह खुद को साफ करते करते रोते रही, चिल्लाते रहे, पर उसके अंदर की नफरत थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे अपने आप से एक अजीब नफरत हो रही थी। जैन पूरी तरह आउट ऑफ माइंड स्टेट में थी। वह इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसके सिर पर तो बस खुद को साफ करने का जुनून था और वह पागलों की तरह शावर के नीचे खड़े होकर खुद को साफ किए जा रही थी। करीब घंटे भर तक खुद को साफ करने के बाद जाकर वह वॉशरूम से बाहर निकली और अपने वार्डरोब के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैन ने अपना वार्डरोब खोलकर अपनी सबसे फेवरेट और खूबसूरत व्हाइट रंग की ड्रेस को निकाल कर उसे पहनने लगी। जैन ड्रेस पहनकर मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। काफी देर तक खुद को मिरर में देखती रही और खुद को मिरर में देख उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया था। वह अपने आप को नफरत की निगाहों से देखते हुए फिर से वॉशरूम की ओर दौड़ गई और जाकर पानी से भरे बाथटब के अंदर लेट गई। पानी के अंदर लेटे हुए वह कब बेहोश होकर गिर पड़ी उसे खुद भी पता नहीं चला। कुछ घंटे बाद उसे जब होश आया तो वह अपने कमरे में थी और उसके कमरे में मिस्टर स्मिथ, मिसेज क्लारा और सैरन के साथ एक डॉक्टर भी थे। जैन को होश में देखते ही मिसेज क्लारा गुस्से से उससे सवाल करने लगी। Jen Taylor, what the hell is this? What are you trying to do? Are you trying to commit suicide? Jen, you are an ungrateful daughter. Don't know how I gave birth to a daughter like you. You have disappointed me. मिसेज क्लारा के साथ साथ मिस्टर स्मिथ ने कहा। जैन उन सब की बातें सुन रही थी। उसके कानों में उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। सब खड़े उससे सवाल पर सवाल कर रहे थे, उसे ब्लेम कर रहे थे। जैन के लिए यह सब नया नहीं था। वह बचपन से सिर्फ यही सब तो सुनती आई थी, पर आज इतने सब के बाद भी किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा। सब उल्टा उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। जैन को सबसे उम्मीद नहीं थी, पर जिस शख्स ने उसे जन्म दिया था कम से कम वह तो उससे एक बार पूछते, पर अफसोस उसकी उम्मीद टूट गई थी। वह तो उल्टा उससे यह तक कह गए कि उन्हें शर्म आती है उसे अपनी बेटी कहने में। इससे बुरा और क्या हो सकता था। जैन ने अपनी सारी उम्मीदों को अपने आंसुओं के साथ खत्म कर दिया और खामोश हो गई। उसके पास उन सबके सवालों का कोई जवाब नहीं था। जैन को जवाब न देते देख सैरन ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह मरोड़ दिया और उस पर चिल्लाने लगी। Tell the truth to everyone. Tell them you wanted to stop my engagement, so you were trying to commit suicide, right? You want Lauren felt pity for you, Jane Taylor. He is mine, so stay away from him or else. सैरन ने जैन को बुरी तरह झकझोरकर बेड पर पटकते हुए कहा और गुस्से से कमरे से बाहर चले गई। उसके पीछे पीछे मिसेज क्लारा और मिस्टर स्मिथ भी उसे आवाज देते हुए चले गए। उन सब के जाने के बाद जैन अकेले बेड के कोने पर खुद में सिमट कर खामोश बैठ गई। उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। उन बातों को फिर से याद, वह डर से सिहर उठी। उसने डर से अपने कमरे के चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह शख्स जा चुका था। उस कमरे की विंडो के पास सिवाय खून की कुछ बूंदों के कुछ नहीं था। जैन ने एक नजर अपने पूरे कमरे की ओर देखा और उठने की कोशिश करने लगी, पर डिसबैलेंस होकर मुंह के बल गिर पड़ी। She felt so much pain between her legs when she tried to remember. All the words in her mind went spun one by one and his voice began to reverberate in Jane's ear. I'm sorry, I don't want to do this. I'm sorry, take this and come to me. I will be responsible for you. उसने जैन को अपने गले से एक पेंडेंट देते हुए कहा था। पेंडेंट का नाम याद आते ही उसने अपने गले को छुआ तो उसे अपने गले में सचमुच कुछ चीज महसूस हुई। उसने निकाल कर देखा तो एक डायमंड से बना हुआ स्टार पेंडेंट था और उस पर जे लिखा हुआ था। जैन ने उस पेंडेंट को गौर से देखा तो वह काफी कीमती था, पर जैन के लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसने जो खोया था उसके सामने ये डायमंड स्टार भी कुछ नहीं था। जैन के लिए वह सिर्फ एक कड़वी यादों से जुड़ा हुआ जरिया था जो उसे उसके सबसे बुरे पलों को याद दिला रहा था। जैन काफी देर तक गुस्से और दर्द से उस पेंडेंट को मुट्ठी में जकड़े सारी बातें याद करती रही। उन्हें सोचकर भी उसे अपने आप से एक अजीब नफरत और अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। वह तेजी से गहरी सांसें लेकर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर दौड़ गई। जैन जैसे ही घर से बाहर गेट पर पहुंची तो सामने से आते हुए जेसन से उसका सामना हो गया। जैन को देख जेसन की आंखों में अजीब सी नफरत थी। उसे नफरत से देखते देख जैन के दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। जैन ने उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पर सैरन ने बीच में आकर जेसन का हाथ पकड़ लिया और जैन की ओर देख उसे वार्निंग देने लगी। Janet Taylor, don't dare to talk to my fiancé. He is my fiancé now. He mine, so stay away from him as far as possible. उसने जैन को देख गुस्से से कहा और जेसन का हाथ पकड़कर वहां से अंदर की ओर चले गई।
जेन वहां खड़े होकर जेसन को सेरन के साथ जाते हुए देखते रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था सिवाय आंसुओं के, जो जेसन को उसकी नजरों के सामने से ओझल होते हुए देख रही थी। जेसन की ओझल होती पीठ को देखकर जेन दर्द से गहरी सांस लेकर भारी कदमों से गेट से बाहर निकल गई। घर से निकलकर जेन आधी रात में बेवजह यहाँ वहां सड़कों पर घूम रही थी। वह कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक इन ख्यालों में खोए रही, फिर अचानक कुछ सोचकर स्ट्रीट के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ी। करीब 15 मिनट चलने के बाद शहर के सबसे बड़े बंगलो विल्सन विला के बाहर खड़ी थी। वहां खड़े होकर जैन ने एक पल सोचा और फिर गेट की तरफ बढ़ गई। जैन को इस वक्त वहां देख गेट पर खड़ा वॉचमैन भी हैरान था, पर उसने जैन को अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वहां काम करने वाला हर शख्स जैन और जोई की दोस्ती से वाकिफ था, इसलिए कोई भी उसे रोकने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। गेट पर खड़े उस वॉचमैन की मुस्कुराहट और हैरानी को देख जैन ने भी बदले में फीकी और हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे चुपचाप विला के अंदर चले गई। अंदर आकर जैन सीधे जोई के कमरे की तरफ बढ़ गई। जोई इस वक्त अपने कमरे में सोई हुई थी। किसी के पुकारने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो अपनी आधी खुली आंखों से जैन को अपने कमरे में खड़े देखकर शौकत रह गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। जैन को इस वक्त अपने कमरे में देख वह बेड से उठ खड़ी हो गई। उसने यकीन करने के लिए आंखें मीचते हुए दोबारा उसकी तरफ देखा तो जैन का रोता चेहरा देख जैनी कहते उसकी ओर दौड़ पड़ी। जोई जैन की इकलौती फ्रेंड थी। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ थे। जोई की फैमिली शहर की जानी-मानी रिच फैमिली और विलियम ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हेनरी की इकलौती बेटी थी और विल्सन विला की प्रिंसेस थी। हालांकि उसे इससे कोई मतलब नहीं था, वह तो केयर फ्री नेचर की थी। उसे हर पल अपने आप मस्ती में रहना, बाइक चलाना, बॉक्सिंग करना, फाइट करना पसंद था। उसे बाकी रिच लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना कुछ भी नहीं पसंद था। यहाँ तक कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसके बाल सब बॉयज की तरह था। कई बार तो लोग उसे लड़का समझ लेते और जोई को इस बात से कोई ऐतराज भी नहीं होता और ना वह लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने की जहमत उठाती। जेसन के अलावा जोई ही इकलौती एक ऐसी शख्स थी जो जैन को लेकर प्रोटेक्टिव थी। जोई जितनी केयर फ्री थी वह जैन को लेकर उतनी ही पजेसिव भी थी, यहाँ तक कि वह उसके लिए हर किसी से भिड़ जाती और किसी की भी परवाह नहीं करती। जैन को रोते देख जोई ने पैनिक होकर उसके आंसू पोंछते हुए सवाल किया, जेन माय डियर व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग, क्या तुम्हें फिर से सेरन ने परेशान किया, बताओ मुझे, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जोई ने गुस्से से दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। जोई को जाते देख जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके गले लगकर रो पड़ी। जैन को इस तरह रोते देख जोई बुरी तरह पैनिक हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह उसे किस तरह शांत कराए। वह बस बार बार उसका नाम लेते हुए उसके आंसू पोंछे जा रही थी। जैन ने जोई के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा रोते रोते उसकी गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। जैन को बेहोश देखकर जोई ने बुरी तरह पैनिक होकर अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर डायल किया और उसे अपने बेड पर सुलाकर अपने डैड मिस्टर विल्सन को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ दौड़ गई। थोड़ी ही देर में वहां सब मौजूद थे। उनके फैमिली डॉक्टर जैन का चेकअप कर रहे थे और जोई अपने रूम के बाहर खड़े होकर चक्कर काट रही थी। जोई को परेशान देख मिस्टर विल्सन उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी कोशिश बेकार थी। करीब आधे घंटे के चेकअप के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। डॉक्टर को आते देख जोई ने दौड़ते हुए उनके सामने आकर सवाल किया, अंकल जॉर्ज, जैन कैसी है, क्या वह ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है, क्या कोई घबराने वाली बात है, प्लीज बताइए उसे क्या हुआ है। जोई ने एक साथ सारे सवाल किए। Zoe, she is fine, don't worry. She will be recover soon, she is so weak, you go and take care of her, okay? जोई के सवाल सुनकर डॉक्टर जॉर्ज ने उसे जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुन जोई रिलैक्स होकर जैन के कमरे की तरफ चले गई। जोई के जाते ही डॉक्टर जॉर्ज के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। वह सीरियस सा चेहरा बनाए मिस्टर विल्सन की ओर बढ़ गए। डॉक्टर जॉर्ज के एक्सप्रेशन देख मिस्टर विल्सन ने उनसे सवाल किया, जॉर्ज, इज एवरीथिंग ओके, जैन को क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है, देखो मुझे साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। जॉर्ज, तुम जानते हो जैन मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ, बस तुम बताओ उसे क्या हुआ है। मिस्टर विल्सन ने डॉक्टर जॉर्ज से सवाल किया। डॉक्टर जॉर्ज मिस्टर विल्सन के फैमिली डॉक्टर होने के साथ साथ उनके करीबी दोस्त भी थे और सालों से उनकी फैमिली के लिए काम कर रहे थे। वह मिस्टर विल्सन और जैन के रिश्ते से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सच बताना ही जरूरी समझा और जैन के साथ हुई सारी बातें उन्हें बता दी। डॉक्टर जॉर्ज के मुंह से जैन के बारे में सुनकर मिस्टर विल्सन का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और डॉक्टर जॉर्ज को जोई को कुछ ना बताने को कहकर जैन के कमरे की तरफ चले गए। उधर जैन अपने कमरे में बेहोश होकर सोई हुई थी, इस बात से बेखबर कि अगली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर लाने वाली थी। CH4 confronted with bitter truth.
नेक्स्ट मॉर्निंग टाउन के हर कोने में जैन की खबर फैली चुकी थी। जैन की फैमिली शहर की गिनी चुनी फैमिली से बिलोंग करती थी। शायद इसी वजह से शोर ज्यादा था। न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, हर तरफ सिर्फ एक हेडलाइन थी। द डॉटर ऑफ सिटीज वेल नोन चेयरमैन ऑफ टाइसन ग्रुप वाज कफ्ड विथ हर मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड, और उसके साथ नीचे बहुत सी बकवास बातें लिखी हुई थी। इस खबर को पढ़कर टाइसन हाउस में भी तूफान मचा हुआ था। जैन के डैड मिस्टर स्मिथ और मिसेज क्लारा दोनों ही गुस्से में जैन को बुरा भला कह रहे थे। उनके साथ साथ वहां बैठी जेसन की फैमिली भी उस पर इल्जाम लगाए जा रही थी। इन सबके बीच खड़ी सेरन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। जबकि इस सब से बेखबर जैन को होश आया तो विल्सन हाउस में थी और वहां अलग ही माहौल बना हुआ था। जोई, अंकल विल्सन और वहां के सर्वेंट सब के सब उसके आसपास खड़े थे। उन सबको सामने देखकर जैन को हैरानी हो रही थी, पर फिर याद आया तो वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। जैन को एम्बरेस देख जोई ने उन सबको कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और खुशी से इमोशनल होते हुए जैन के गले लगकर सवाल करने लगी। Jen, you scared me, you know I was so scared, I was terrified to see you in such situation, my love, are you okay? Are you feeling better? Tell me how you feeling now. Jen, is something happened to you? Tell me dear. Zoe non-stop सवाल करते हुई बोली। उसके नॉन-स्टॉप सवाल सुन जैन ने धीरे से जवाब दिया, I don't know how I came here, I just remember that I was outside the house. Zoe, someone was in my room, he was trying to touch me, he was hurting my mom and dad, they don't trust me. Zoe, it was not my fault, you know me. Zoe, you know that how much I love Jason, I didn't bring him home. Zoe, I don't even know him. जोई ये सारी बातों से अनजान नहीं थी। आज सुबह से ही न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह जैन की न्यूज़ देख चुकी थी, पर उसे सच पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था सब कुछ झूठ था, पर जैन के मुंह से ये सब सुनकर जोई अविश्वास से उसकी ओर देख रही थी। जोई के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख जैन और बुरी तरह घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं सबकी तरह जोई भी उसे छोड़ ना दे। जोई खो देने के डर से जैन की आंखों से आंसू आ गए। वह बुरी तरह पैनिक होकर उसका हाथ पकड़े जोर जोर से रो पड़ी। Zoe, please trust me, Zoe. जैन ने बुरी तरह रोने लगी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा और आंखें रेड हो चुकी थी, फिर भी वह किसी छोटे बच्चे की तरह आंसुली आंखों से जोई को और देखकर उसे यकीन कराने की कोशिश कर रही थी। आई ट्रस्ट यू माई लव, आई ऑलवेज ट्रस्ट यू, आई नो तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम फिक्र मत करो जैन, किसी को तुम पर यकीन हो ना हो पर मुझे हमेशा है जैन, पर पहले तुम मुझे सारी बात बताओ जैन, सब कुछ सच सच प्लीज। जैन को रोते देख जोई ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा और उसके आंसू पोंछकर उसकी ओर देखने लगी। कुछ देर रोने के बाद जैन ने धीरे से बोलना शुरू किया और रोते रोते अब तक हुई सारी बात जोई को बता दी। जैन के मुंह से सारी बातें सुनकर जोई चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते चले गए। उसका चेहरा डार्क हो चुका था। जैन की पूरी बात खत्म होने तक जोई गुस्से से बेड से उठ खड़ी हुई और जैन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, जैन अभी चलो मेरे साथ, हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं उन सब के खिलाफ। मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी कहीं से भी, उसकी तो मैं वो हालत करूंगी कि वह सोच भी नहीं सकता। जोई ने गुस्से से जैन की ओर देखकर कहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क क्रूल थे। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल गुस्से से एक्सप्लोड हो जाएगी। उसके उल्टा जोई की बात सुन जैन के चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदल गया। उसका हाथ खुद ब खुद उसके हाथों से छूट गया और खुद झटके से नीचे जमीन पर गिर गई। जैन को गिरते देख जोई घबराकर उसे पकड़ते हुए नीचे बैठ गई। जैन क्या हुआ, तुम ठीक हो, बताओ क्या हुआ, जोई ने पैनिक होकर सवाल किया। जोई का सवाल सुन जैन ने उसके हाथ पकड़ लिए और डीप पेनफुल वॉइस में उसकी ओर देखकर कहा, जोई, आई डोंट वांट इन्वेस्टिगेट अबाउट हिम, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, आई जस्ट वांट लिव माई लाइफ पीसफुली जोई। बट माई लव, जोई ने कुछ कहना चाहा मगर जैन ने रोक दिया। नो बट जोई, आई एम टायर्ड, प्लीज लेट मी ड्रॉप माई होम, आई नीड सम रेस्ट। जैन की बात सुन जोई को गुस्सा आ रहा था, पर उसे इतनी तकलीफ और दर्द में देखकर वह चुप हो गई। उसने चुपचाप जैन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गई। जैन को दूसरी सीट में बिठाकर जोई ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जोई ने गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। जोई के गुस्से को जैन अच्छी तरह जानती थी, पर इस वक्त जोई खुद नहीं जानती थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। जैन घर पहुंची तो सब उसे घर के मेन हॉल में बैठे हुए ही मिल गए। जैन को दरवाजे पर देख सबके चेहरों के रंग अचानक बदल गए। इससे पहले जैन कुछ कहती उसकी सटेप मॉम ने आकर जैन के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगी। How dare you to do this in front of everyone, you bitch, I will not leave you this time because of you, we are not able to face anyone and how dare you come to my house, I don't want to a bitch girl like you in my house anymore. Pick up your stuff and get out from here and don't show your face ever after.
क्लारा टायसन ने जैन को धक्का देते हुए कहा। क्लारा की बात खत्म होने के 2 मिनट में ही घर के सेर्वेंट जैन के सामान के साथ वहां खड़ा था। सेरन ने सेर्वेंट के हाथ से जैन का लगेज लेकर दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिया और हाथ झाड़ते हुए एक इविल स्माइल देकर वापस सोफे पर आकर बैठ गई। जैन अब भी दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि वहां चल क्या रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके परिवार वाले उसे इस हालत में घर से निकाल रहे हैं। जैन घर से निकाले जाने के डर से घबराई हुई रोते हुए मिस्टर स्मिथ की ओर देखने लगी। Dad, please don't take me out of the house where I will go. Dad, I don't have anyone other than you. Dad, please. Dad, don't take me out of here. Dad, I will become a good daughter. Dad, I won't give you any chance to complain. Please, Dad. जैन ने मिस्टर स्मिथ के पैरों के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। जैन को इस हालत में देख एक पल को तो मिस्टर स्मिथ के चेहरे पर भी फिक्र थी, पर अगले पल क्लारा टायसन की डरावनी घूरती आंखों को देखकर वह उसका हाथ झटककर उठ खड़े हो गए और वहां से जाने लगे। मिस्टर स्मिथ को जाते देख जैन बुरी तरह घबरा गई। वह उनके पैर पकड़कर रो पड़ी। डैड प्लीज बिलीव मी, डैड प्लीज ट्रस्ट मी, डैड आई रियली डोंट नो हिम, इट्स नॉट माय फॉल्ट, डैड प्लीज डैड। जैन मिस्टर स्मिथ का पैर पकड़े रोए गिड़गिड़ाए जा रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उल्टा उन्होंने जैन को पैरों से खींचकर जोर से थप्पड़ मार दिया। जैन, यू आर सो डिस्गस्टिंग। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। एक तरफ सेरन को देखो, शी इज सच अ वेल बिहेव्ड एंड वंडरफुल डॉटर, आई फील प्राउड ऑफ हर, एंड अदर साइड लुक एट योरसेल्फ जैन। उन्होंने जैन की ओर देखकर कहा और वहां से बिना एक बार मुड़े चले गए। जैन अपने डैड को सिर्फ जाते हुए देखती रह गई। उन्हें जाते देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पूरा वजूद मिटा दिया हो। जैन के दिमाग में सेरन की कही बात घूमने लगी। जाने टेलर, one day I will take away everything from you, everything you like. I hate you, जाने टेलर। उसकी बात याद कर जैन ने सेरन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। सेरन के चेहरे की उस मुस्कुराहट को देखकर जैन अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूटने का दर्द महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सेरन एक बदले के लिए उसके साथ ऐसा कर सकती है। जैन को चुपचाप नीचे बैठे देख क्लारा टायसन ने अपने गार्ड्स की ओर चिल्ला उठी, टेक हर फ्रॉम हेयर। क्लारा टायसन के ऑर्डर मिलते ही अगले सेकंड में वहां 3-4 लोग आ गए और उन्होंने जैन को उठाकर उसके सामान के साथ टायसन हाउस से बाहर फेंक दिया। जैन अपने सामान के साथ जमीन पर पड़ी जेसन के घर की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद से कि शायद वह आकर उसे वहां से ले जाए, पर उसकी उम्मीद टूट गई। वहां जेसन तो नहीं आया, पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ में खड़े लोगों ने उस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। सब के सब उसे बुरा भला कहने लगे। उनके कमेंट अभी बंद नहीं हुए थे कि अचानक सड़क पर कुछ गुंडे बदमाश टाइप लड़के आकर खड़े हो गए थे। उन लड़कों को सेरन ने जैन को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए हायर किया था। सेरन के उन गुंडों ने आते ही जैन के ऊपर चीजें फेंकनी शुरू कर दी। उन लड़कों के देखा देखी बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन सबको आते देख उन लड़कों की हिम्मत और भी बढ़ गई। उनमें से एक लड़का जैन की ओर हॉकी स्टिक लेकर बढ़ गया, पर इससे पहले कि वह जैन को मारता किसी की गाड़ी की तेज सायरन की आवाज के बीच स्टॉप की आवाज गूंजी। उस आवाज को सुन उस लड़के और बाकी सबके साथ साथ जैन की नजरें भी इस ओर चले गई। करीब 15 मिनट पहले जैन को उसके घर ड्रॉप कर जोई अपने घर को निकल गई। वह वहां से थोड़े ही दूर निकली ही थी कि फोन के रिंगटोन की आवाज ने जोई का ध्यान खींचा। फोन को कंटिन्यूअसली बजते देख जोई ने अपना फोन चेक किया तो वह नहीं रिंग कर रहा था। अपने फोन को बंद देख जोई ने अपने कार में यहाँ वहां देखा तो उसके बगल वाली सीट पर उसे जैन का फोन दिख गया। जैन के फोन को गाड़ी में देख वह सिली गर्ल कहते हुए गाड़ी वापस जैन के घर की तरफ मोड़ दी, पर वहां आकर देखा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। जैन के घर के बाहर सड़क पर भीड़ जमा थी और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पहले तो जोई ने क्यूरियोसिटी से देखने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, पर वहां सामने जानी पहचानी लड़की को देखकर जोई हैरान रह गई। जैन की तरफ हॉकी स्टिक लिए उस लड़के को जाते देख वह चिल्ला गई। जोई को देख वहां खड़े सब लोगों की नजरें उस पर ठहर गई। वहां खड़े कुछ लोग जोई के अंदाज से क्यूरियोसिटी में थे कि वह कौन है, तो बाकी सब यह सोच रहे थे कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई है कि वह उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। सामने जोई अपनी ड्राइविंग सीट पर बिंदास अंदाज में अपने पुराने कूल लुक में बैठी हुई थी। शॉर्ट हेयर, ब्लैक लेदर जैकेट एंड डैमेज जीन्स के साथ लॉन्ग लेदर बूट्स, उस पर जैकेट की बाहें मोड़े हुए मैचिंग गॉगल्स पहने हुई थी। उसका वह लुक पूरी तरह डेसिंग था। ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई सनलाइट उसे और अट्रैक्टिव एंड कूल बना रही थी। उन सब की घूरती नजरों को इग्नोर कर जोई स्टाइल से फुल एटीट्यूड में गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और उन सब लोगों के बीच से होते हुए जैन के सामने आकर खड़ी हो गई। जोई को अपने सामने देखकर जैन को यकीन नहीं हो रहा था। वह आंसुओं या आंखों से उसे देख जोई कहते उसके गले लगकर रो पड़ी। जैन की ऐसी हालत देख जोई ने जैन को नीचे से उठाकर सामने बेंच पर बिठा दिया और गुस्से से उन लड़कों की तरफ मुड़ गई। Who did this? Who tried to hit her? Tell me, otherwise I won't leave anyone.
जोई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सामने गुस्से से खड़ी जोई को एक दुबला पतला लड़का समझकर उन लड़कों में से एक लड़का हॉकी स्टिक हाथ में लेकर जोई के सामने आकर खड़ा हो गया। आई डिड दिस, यू वांट टू फाइट विथ मी? उस लड़के मॉक करते हुए कहा। उस लड़के की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि जोई का पंच उसके मुंह पर पड़ा और वह लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गया। जोई ने उसे लड़के को बिना उठने का मौका दिए हुए जमीन से उठाया और उसे दोबारा मारना शुरू कर दिया और जो भी उसे बचाने आया उसे भी उसने पीट डाला। उन सबको बुरी तरह पीटकर जोई जमीन पर एक साथ पटक डाला और हाथ साफ करते हुए उनके सामने जाकर बैठ गई। नेवर लेट मी सी यू अगेन और एल्स नेक्स्ट टाइम आई वोंट लीव यू अलाइव। जोई अपने जैकेट की स्लीव्स ऊपर कर जैन की तरफ मुड़ गई और उन सबको दोबारा इशारे से वार्निंग देते हुए जैन के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। जोई कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। वह बचपन से सीखते हुए आ रही थी। कितनी बार वह स्ट्रीट फाइट जीत चुकी थी। जोई का ड्रीम था बेस्ट फाइटर बनना और वह अपने घर वालों से छुपकर कितनी बार फाइट जीती भी थी। जोई ने जैन को गाड़ी में बिठाकर उसका लगेज गाड़ी की बैक सीट पर डाल दिया और बैक सीट से अपनी जैकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। जोई के हाथ से जैकेट लेकर जैन ने बिना कुछ कहे पहन ली और चुपचाप अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ गई। जोई ने जैन से कोई सवाल नहीं लिया। वह बस गुस्से से गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए वहां से शहर के बाहर की ओर निकल गई। स्कूल RUSTICATION। उस शाम जैन और जोई शहर से दूर बने जोई के आउट हाउस में थे। वहां तक आने का सफर उनका खामोशियों में गुजरा था। ना जैन कुछ कहने की हालत में थी और ना ही जोई ने उससे कोई सवाल किया। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। उनकी खामोशी आउट हाउस में आकर भी वैसी ही थी। जैन वहां आकर भी पूरी रात अकेले खड़ी घंटों तक अकेले दूर फैले समंदर को देखती रही। जितना शोर समंदर की उन लहरों में था उतना ही उसके अंदर भी चल रहा था। जैन ने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर सब नाकाम था। जैन को इस तरह बिखरते और इतने दर्द और तकलीफ, जोई भी तकलीफ में थी पर उससे कहीं ज्यादा गुस्से में। वह अपनी बेबसी से गुस्सा थी क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं था। वह बस अपने गुस्से को अपने अंदर समेटे उस वक्त जैन को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैन माई लव प्लीज काम डाउन। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर मी प्लीज। जैन। पूरी रात जैन रोते रही। करीब सुबह जाकर वह जोई के कंधे पर सिर रखे एकदम शांत हो गई। जैन को इस हालत देख जोई ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर जॉर्ज की हेल्प से उसे मेडिसिन देकर सुला दिया। जैन को इस हालत में देख जोई का पूरा चेहरा डार्क हो चुका था। वह इस वक्त अपने आपे में नहीं थी। उसके लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। वह गुस्से से उस कमरे से बाहर निकलकर अपने जिम रूम में आकर पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कितनी देर तक वह पंच करती रही जब तक कि उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब शांत हुआ तो वह किसी से फोन पर बात करते हुए अपनी गाड़ी लेकर विल्सन विला से बाहर निकल गई। अगले आधे घंटे बाद जोई कैफे में थी। उसके सामने टेबल एक लड़का बैठा हुआ था और उसके साथ उसके 3-4 गार्ड्स खड़े थे। उस लड़के को देख जोई बिना कोई हाय हेलो किए सीधे सामने की चेयर पर बैठते हुए कहा। आई वॉन्ट टाइसन हाउस CCTV फोटोज एंड डिटेल्स ऑफ एवरी पर्सन हु कम्स द एंगेजमेंट सेरेमनी डेट डे। डोंट वरी अबाउट द मनी, यूल गेट द मनी एज मच एज यू वॉन्ट बट आई नीड ऑल द डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल माइक। ओके बट आई वॉन्ट सम टाइम। ओके 2-3 वीक। सामने बैठे माइक ने जवाब दिया। ओके एंजॉय द कॉफी। मैं तुम्हें बाद मिलती हूँ एंड ये मेरा कार्ड है। इसमें 1 मिलियन है। पासवर्ड लास्ट की 4 डिजिट है। तुम्हें जितनी अमाउंट चाहिए उतनी और मिल जाएगी। बट माइक आई ट्रस्ट यू। आई होप यू डिडंट ब्रेक माई ट्रस्ट। जोई ने चेयर से उठते हुए कहा। जोई की बात सुन माइक ने उसे सैल्यूट करते हुए स्माइल की और वापस अपने लैपटॉप में लग गया। अगले 1 महीने से 1.5 महीने जैन जोई के साथ विल्सन विला में थी। इन महीनों में जैन बहुत बुरे सदमे से गुजरी थी। वह दिन भर अकेले कमरे में बंद रही थी और रात को उठकर रोने चिल्लाने लगती। उसके अंदर एक डर, एक खौफ सा बैठ गया था। वह अपने आसपास किसी को भी देखती तो घबराने लगती। जैन की ऐसी हालत देख जोई हर वक्त उसके साथ रहती, उसे शांत कराती, पर जैन के अंदर का डर खत्म ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किलों से इन 1.5 महीने में सिटी के बेस्ट डॉक्टर्स एंड साइकियाट्रिस्ट की बहुत कोशिशों के बाद जाकर जैन के दिमाग से डर निकला था। पिछले इतने वक्त के ट्रॉमा के बाद जैन अब जाकर शांत होकर कमरे की विंडो पर बैठी बाहर समंदर की ओर देख रही थी। जैन को शांत बैठे देख जोई ने उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। यू नो आई एम ऑलवेज विथ यू। जैन ने जोई के जवाब के बदले धीरे से कहा। तुम फिक्र मत करो जैन, जल्द ही मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसने तुम्हारे साथ ये किया है।
जोई ने मन ही मन खुद से कहा। काफी देर तक यूं ही चुपचाप रहने के बाद जैन जोई की तरफ पलट गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा। Zoe, I won't go back to school. But Jen, you are not properly recovered, nor the situation is good now. Wing. You are completely recovered, I will drop you dormitory myself. I. प्रॉमिस। जैन के मुंह से स्कूल का नाम सुन जोई ने हैरान होते हुए जवाब दिया। Zoe, I have to face the reality. I know you are worried for me, but मुझे स्कूल तो जाना होगा। हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और पिछले 2 महीनों से मैं स्कूल नहीं गई हूँ। अगर मैं अब भी नहीं गई तो स्कूल वाले मेरे ग्रेड कम कर देंगे और तुम जानती हो ग्रेड मेरी स्कॉलरशिप के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। But Jen. No, but Zoe, please let me go. Okay, but only in one condition. तुम डोरमिट्री में नहीं, मेरे साथ ही रहोगी और हम साथ ही स्कूल जाएंगे। तुम कल जाकर डोरमिट्री से अपना सामान लेकर आओगी। ओके ओके ओके। अभी तुम रेस्ट करो, काफी देर रात हो गई है। कल सुबह हम दोनों को स्कूल भी जाना है। जोई ने उसे मुस्कुराते हुए कहा और उसे मेडिसिन देकर सुला दिया और खुद अपने कमरे में आकर सो गई। नेक्स्ट डे जोई और जैन स्कूल पहुंचे तो उनके आने की खबर से पूरे स्कूल में एक अजीब का माहौल बना हुआ था। लोग उनकी गाड़ी को पलट पलट कर देख रहे थे। उन सबको इग्नोर कर जोई चुपचाप अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क कर गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों स्कूल से अंदर जाने को मुड़े ही थे कि जोई का फोन रिंग करने लगा। उसने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो कॉल माइक का था। माइक की कॉल देख जोई ने कॉल कट कर उसे टेक्स्ट किया, I'll meet you in half an hour. सेम प्लेस, और फोन का लॉक कर वापस पॉकेट में रख दिया। जोई को फोन में बिजी देख जैन ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। जोई, if you have any important work you go, I will manage. Don't worry about me. ... There is nothing like that Jen. मैं बाद में मिल लूंगी। चलो अभी अंदर चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास के बाद हमें डोरमिट्री भी जाना है ना। जोई ने जैन की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ कर उसे क्लास की ओर ले जाने लगी। जोई को अंदर अपना हाथ पकड़े ले जाते देख जैन ने रोक दिया और उसको अपनी ओर कर जवाब दिया, आई नो यू आर वरीड फॉर मी जोई, बट तुम्हें भी अपना काम तो करना होगा और वैसे भी थोड़ी देर की बात है, मैं संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी। जैन की जाने की जिद, उसके दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे। जोई अच्छे से जानती कि शायद उसके वहां से जाने से सिचुएशन खराब हो सकती है, इसलिए वह जाना भी नहीं चाहती थी। पर उस दिन का सच जानने के लिए उसका माइक से मिलना भी जरूरी था। पिछले कितने वक्त से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी और फाइनली आज जाकर माइक ने उसे कॉल किया था। जोई असमंजस थी पर जैन उसे जाने का इशारा कर क्लास कर अपने क्लास की ओर चले गई। उसे जाते देख जोई गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। जैन अपने ख्यालों में खोई हुए अपना स्कूल बैग लिए गेट से अंदर एंटर हो गई। वह अपनी क्लास की तरफ बढ़ी ही थी कि क्लास के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सी भीड़ को देखकर रुक गई। जैन को वहां देखकर वहां खड़ी भीड़ में से एक लड़की चिल्ला गई, दिस इज जानी टेलर, ओ गॉड दिस इज हर। उस लड़की की बात सुन वहां खड़ी सारी भीड़ पीछे की तरफ पलट गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो। सब एक साथ उसे घूरते हुए उसे देखकर बातें करने लगे। उन सब की बातें जैन को साफ सुनाई दे रही थी। ओह माई गॉड, हाउ केम शी केम हियर? लिटरली, शी इज फ्रेशर ओनली 18 years. But she slept with a man. ... भीड़ में खड़ी एक लड़की ने कहा, यू गॉट किडिंग मी। उस लड़की की बात सुन उसके साथ खड़ी लड़की ने जैन की ओर देख हैरानी से कहा। जैन वहां खड़े उन सब की बातें सुन रही थी। डिफरेंट आवाजें जैन के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। चारों तरफ से आती आवाजें सबकी घूरती आंखें उनके सवाल सुन जैन पूरी तरह डरी हुई थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। इससे पहले कि जैन वहीं पर खड़े बेहोश होती, किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, जैन टेलर प्रिंसिपल सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। अपने पीछे से आती आवाज को सुन जैन पीछे को मुड़ गई और सिर झुकाए खुद को संभालते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चले गई। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होकर जैन ने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज सुन वह अंदर चले गई। जैन को सामने देख प्रिंसिपल ने उसे सामने की चेयर पर बैठने का इशारा किया और अपनी हाथ में पकड़ी फाइल को बंद करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, Jen, I know you are bright student but we can't accept you. You are only 18 years and you got pregnant. You know the consequences, so you have to leave.
The school. We can't keep you here. Many of the parents also have complained against you. प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा दिए। जैन ने पेपर्स को हाथ में लेकर देखा तो उसमें उसका रेस्टिगेशन लेटर था। उस लेटर को हाथ में पकड़े जैन प्रिंसिपल ऑफिस बाहर निकल आई। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वह खड़ी हो सके। हर दिन एक के बाद एक बुरी खबरों ने उसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वह लड़खड़ाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी।